अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU 303 का लेसन 37 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। 37 में आप सेक्स एंड जेंडर रोल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप है क्या। ये दो तरह की होती है। फर्स्ट है मस्कुलाइन, सेकंड है फेमिनाइन। अब मस्कुलाइन जो है इसमें हम घर के सरबराह की बात करते हैं, यानी हेड ऑफ हाउस जो होता है या हेड ऑफ द फैमिली जो होता है उसका क्या काम है, वो कैसे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकता है। फेमिनाइन जो होता है ये एक्सप्रेसिव ट्रेट होता है, याद रखिएगा। मस्कुलाइन जो है ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल ट्रेट है और फेमिनाइन जो है आपके पास एक्सप्रेसिव ट्रेट है। अब ये काइंड होगा, नरिशिंग होगा, कोऑपरेटिव होगा और सेंसिटिव होता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं मस्कुलाइन तो ये मेल के लिए होता है और ये जो हमारे पास फेमिनाइन होता है ये फीमेल के लिए होता है कि ये एक्सप्रेसिव ट्रेट होता है। नेक्स्ट आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है जेंडर स्टीरियोटाइप, एज और फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हम बात करते हैं 5 to 7 ईयर के बच्चे की तो हम देखते हैं कि वो ग्रेट रिजिडिटी शो कर रहा होता है टुवर्ड्स स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटिपिकल रिस्पॉन्स की तरफ। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 5 से 7 साल की उम्र का बच्चा होता है वो स्टीरियोटाइपिकल रिस्पॉन्स रखता है कि वो जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उसके अपने ग्रुप की तरफ बहुत हाई स्टीरियोटाइप होता है। अगर 8 ईयर के बच्चे की बात करते हैं तो उसका जो रिस्पॉन्स और स्टीरियोटाइप दोनों होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। स्वीडन, जेंडर इक्विटी। जेंडर इक्विटी के अंदर अगर हम बात देखते हैं तो इसमें हम देखेंगे इक्वल रोल फैमिली मॉडल। सेकंड आपके पास आता है पेड पैटर्निटी लीव और फिर इसके बाद लॉ अलाउ फॉर रिड्यूस आवर्स फॉर पेशेंट। आपको कोई से दो देखने थे तो आपके पास सिंपल ये दो काफ़ी रह जाते हैं। अब इसका नतीजा क्या निकला? जो यंग पीपल थे ना, यानी कि उन्होंने जेंडर ट्रेड को सीखा और समझा एज एक्सपर्टीज से, अपनी एक्सपर्टीज से समझा, सीखा। अब ये जो सीखने का अमल था ये इनबॉर्न ट्रेट नहीं था, ना ही ये राइट है ना ड्यूटीज हैं। आपके पास एक आता है सेक्स रीअसाइनमेंट, यानी कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपके सेक्स बदल जाते हैं। यानी कि अब एक यहाँ पे एग्जांपल दी गई थी, या एक बहुत यूँ समझ लें कि एक काफ़ी मशहूर या पहला एक ऐसा बच्चा था जो पैदा तो लड़का हुआ लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद वो लड़की बन गया। अब उसका नाम क्या था? उसका नाम था डेविड। डेविड जो था ये फर्स्ट इनफिनिट सेक्स रीअसाइनमेंट था। रिकॉर्ड के ऊपर मिलता है कि इसकी जेनेटिकली और हार्मोनली ये पैदा तो नॉर्मल बच्चा हुआ था। उसका नाम उसके पेरेंट्स ने बर्थ के टाइम पे ब्रूस रखा था, लेकिन जब ये एक एक्सीडेंट हुआ उसमें इसका जीन्स, जीनोटाइप और हार्मोन्स ये चेंज हो गए उस एक्सीडेंट की वजह से, तो वो लड़के से लड़की बन गया। तो उसका नाम उसकी फैमिली ने ब्रेंडा रख दिया बाद में। अब ब्रेंडा जो थी वो रेजिस्ट किया करती थी अपने पेरेंट्स की हर एफर्ट पर। अब वो जो एफर्ट किया करते थे ना, ब्रेंडा को एज अ रेज कर रहे थे एज अ गर्ल, तो वो उस पर रेजिस्ट किया करती थी। अब इस केस ने कंफर्म कर दिया कि जो जेनेटिक सेक्स और पेरेंटल हार्मोन्स होते हैं ना पर्सन सेंस पर, वो या तो वो मेल होंगे या फिर वो फीमेल होते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपके जीनोम जो होते हैं वो कभी कभी इस कदर मॉडिफाई हो जाते हैं कि वो मेल से फीमेल की तरफ चल जाते हैं। अब आप लोगों के पास एक इसका एग्जांपल आ जाती है, उसके बाद से चला वो शीमेल, यानी कि जो आपके पास किन्नर होते हैं वो दोनों आपके पास जीन्स रखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास आती है पेरेंटिंग एंड जेंडर टाइपिंग। अब अर्ली चाइल्डहुड के अंदर हम देखते हैं पेरेंट्स जो होते हैं वो जेंडर स्पेसिफिक गेम्स और बिहेवियर को इनकरेज कर रहे होते हैं। जैसे कि लड़कियों को वो डिपेंडेंस के बारे में बता रहे होते हैं, रीइंफोर्स कर रहे होते हैं, और लड़कों को इंडिपेंडेंस बताते हैं। लैंग्वेज जो है वो हर एक को उसका रोल इंडिकेट कर रही होती है। अब मिडिल चाइल्डहुड एडोलसेंस तक हम जब जाते हैं तो हमारे सामने आ जाता है कि जो जेंडर वाइज अफेयर जो जेंडर वाइज अचीवमेंट होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं।
अब जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे को जिस लड़के को ना उन्होंने इंडिपेंडेंस कहा था वो उसे डिमांड करते हैं, बेस्ट ओरिएंटेड हेल्प, ऑटोनॉमी ग्रांटिंग और इस तरह की चीज़ें। इसके बाद ही आपके पास फर्दर जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है दैट इज़, अच्छा यहाँ भी आपको एक डायग्राम दी गई थी लाइक इसमें अगर आप एक टेस्ट होता है ना बेसिकली जेंडर स्कीम्स और बिहेवियर के लेकर कि एक लड़का होता है, अगर दो लड़के हैं उनमें से हमें देखना है कि कौन सा लड़का है और कौन सा बिल्ली है, लाइक कौन सा है जो जेंडर सेमेंटिक चाइल्ड है और कौन सा जो जेंडर एसेमेंटिक चाइल्ड है। एक डॉल दी गई और उसे जेंडर जेंडर साइलेंस फिल्टर कहा गया कि अब उसे कहा गया कि आप सोचो इसके बारे में। अब जब जेंडर लड़का है वो सोचेगा कि आई एम अ बॉय, तो वो सोचेगा कि मैं डॉल से खेल सकता हूँ, he said no, तो वो इग्नोर कर देगा डॉल्स को। ऑन द अदर हैंड जब एम आई थिंकिंग अबाउट जेंडर, क्या मैं जेंडर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो जब जेंडर कहेगा कि वो एसेमेंटिक चाइल्ड है यानी कि उसके नज़दीक जेंडर इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो कहेगा नो आई एम अ बिली। तो वो खुद से एक और क्वेश्चन करेगा कि क्या मैं टॉयज को पसंद करता हूँ। इफ़ यस तो वो प्ले करेगा उस डॉल के साथ, अगर इफ़ नो है तो वो उसे इग्नोर कर देगा। मेंटल एबिलिटीज़ के अंदर आपके पास दो तरह की स्किल्स आती हैं, पहली है वर्बल, सेकंड है मैथ। वर्बल में लड़कियां ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं, उनका जो उन्हें एडवांटेज होता है उनके पास लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन होता है। ऑन द अदर हैंड जो पेरेंट्स टॉक जो होती है वो लड़कियों से ज़्यादा होती है आर्ट रिलेटेड। मैथ मैथ को देखते हैं तो बॉय जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की तरफ बेटर होता है। अब बॉय जो होता है वो न्यूमेरिकल मेमोरी या स्पेशल रीजनिंग उसके पास बहुत ज़्यादा होती है। मैथमेटिक जो है वो कंसिडर की जाती है मस्कुलाइन सब्जेक्ट। तो बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि उनका बेटा है तो वो मैथ में तो अच्छा होगा ही। सेकेंड आपके पास आता है सेक्स डिफरेंस इन पर्सनैलिटी ट्रेड। गर्ल्स जब कंपेयर करते हैं ना हम बॉयज़ के साथ तो हम देखते हैं कि गर्ल्स जो है इमोशनली सेंसिटिव हैं, लेकिन दोनों का बिहेवियर डिफरेंस स्मॉल है। कंप्लाइंट हो गई, डिपेंडेंट हो गए, लाइकली टू सफ़र डिप्रेशन हो गया। एग्रेशन को लेकर अगर हम सेक्स डिफरेंस देखें तो हमारे सामने आता है कि जो बॉय है वो फिजिकली अग्रेसिव होता है बनिस्बत गर्ल्स के। बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस इनमें एंड्रोजन हार्मोन्स हो रहे होते हैं, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस हो रहा होता है, फैमिली का इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। कोई से आपको तीन इन्फ्लुएंस आते हो तो आप आसानी से इन चीज़ों को लिख सकते हो। इसके बाद ये लेसन 38 आता है आपके पास, ये थ्योरीज ऑफ जेंडर आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। अब एवोल्यूशनरी थ्योरी आपके पास आती है। इस एवोल्यूशनरी थ्योरी में कहा गया था कि जो मेल और फीमेल हैं ये डिफरेंट एवोल्यूशनरी प्रेशर को फेस कर रहे होते हैं। इसके बाद ये सेकंड आपके पास आती है बायोसोशल थ्योरी। बायोसोशल थ्योरी जो है इसमें बताया गया था कि जो बायोलॉजिकल और सोशल इन्फ्लुएंस है वो इंटरेक्ट करता है किसी भी इंसान के बिहेवियर को डिटरमिन करने में, यानी कि उससे उसके रोल के बारे में बात करता है, बताता है कि आपका रोल क्या है सोसाइटी को लेकर। इसके बाद है सोशल लेबलिंग इन्फ्लुएंस। अब सोशल लेबलिंग इन्फ्लुएंस वो इन्फ्लुएंस होते हैं जो कि पेरेंट्स और वो दूसरे लोग जो आप को मुतासिर करते हैं या किसी बच्चे को मुतासिर करते हैं, तो उस पे वो उनका वो जो एटीट्यूड होता है बहुत सारी चीज़ें बच्चा उनसे अडॉप्ट करता है। इसके बाद ये आपके पास सेकंड जो आती है इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ बायोसोशल थ्योरी। इसके एविडेंस के बारे में हम बात करते हैं। जेनेटिक इन्फ्लुएंस जो होता है वो मुख्तलिफ सेक्स डिफरेंस के बारे में बात करता है। अब ये सेक्स डिफरेंस जो होते हैं बेसिकली पर्सनैलिटी, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ और सोशल बिहेवियर्स को लेके चल रहे होते हैं। इनमें देखते हैं कि हार्मोन्स और कॉग्निटिव डिफेक्ट्स कैन हैव ग्रेट इफेक्ट्स। अब इसमें जो अफेक्ट हो रहा होता है ना वो हार्मोन्स का हो रहा होता है या कॉन्जेनेंटल डिफेक्ट्स का हो रहा होता है। इसके बाद ही आपके पास आते हैं सिंड्रोम, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। ये एक्स याद रखिएगा, ये एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये मेल्स को डिफेक्ट करता है। इसमें जो मेल का ब्रेन और बॉडी जो होता है वो अनरिस्पॉन्स कर देता है टू एंड्रोजन और ये फेमिनाइज हो जाता है मैटरनल एस्ट्रोजन की वजह से। यानी कि अभी हमने डेविड का पढ़ा था ना, उस डेविड को ये बीमारी थी कि उसमें एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर हो गया था।
अब होता क्या है कि कॉग्निटिव एड्रेनल हाइपरप्लेजिया ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब जो एड्रीनल ग्लैंड होता है ये अनएबल कर देता है सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ क्रिस्टोल को प्रोड्यूस करने में। अब ACTH जो है ना, ये हमें इनहिबिट नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ क्रिस्टोल फ्री हो रहा होता है। ये ज़्यादातर मेल को ही होता है, अफेक्ट करता है, बट यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो फीमेल्स को भी अफेक्ट कर रहा होता है। इसके बाद ही आपके पास आता है सोशल लर्निंग थ्योरी। According to the Albert Bandra, 1962, children around 2 years acquire gender identities and gender role preference in two ways. अब दो तरीके से बच्चे जो होते हैं वो अपने जेंडर एंटिटीज़ या जेंडर रोल्स को प्रेफर करते हैं। ये बैंड्रा के मुताबिक कहा गया था। फर्स्ट है डायरेक्ट ट्यूशन। अब 2 साल के बच्चे को अगर आप कुछ सिखाना चाहते हो तो या तो उसे रिवॉर्ड दो, अगर वो अच्छा करता है, अगर गलत करता है तो उसे पनिश करो ताकि उसका बिहेवियर सुधर सके। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, अब इसमें होता क्या है कि बच्चों को दिखाई जाती हैं मुख्तलिफ एटीट्यूड और बिहेवियर रिलेटेड चीज़ें ताकि वो उनसे देख के सीख सके। कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी ये एक ऐसी थ्योरी है जो कि डिपेंड करती है जेंडर रोल को डेवलप करने में। चिल्ड्रन जो होते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं कि वो हैं क्या, यानी अपने जेंडर के बारे में वो सीख जाते हैं। अगर कोई बॉय है तो वो सीखेगा कि मुझे गर्ल्स की तरह नहीं चलना, मुझे गर्ल्स की तरह बातें नहीं करनी, तो वो उसे पता चल जाएगा कि वो क्या चीज़ है। कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी क्रिटिसिज्म इस पे काफ़ी ज़्यादा हुआ था कि जो बच्चे होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं जेंडर आइडेंटिटी के बाद, तो इसमें इस बात पे फोकस नहीं किया गया था। रीअसाइनमेंट जो होती है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है आफ्टर एज 3। जेंडर स्कीमा थ्योरी मार्शन और हाल्वर्सन, अब इन्होंने क्लेम किया था कि इन्होंने एक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेंडर आइडेंटिटी मोटिवेट्स अ चाइल्ड टू लर्न अबाउट सेक्सेस, यानी कि इसमें ये कहा गया था कि जो आप करते हो ना जेंडर आइडेंटिटी के बारे में बात करते हो, तो इससे क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो खुद कुछ पहचान सकता है, उसे पता चल जाता है कि वो खुद क्या है, उसके बिलीफ, उसके एक्सपेक्टेशन अपने जेंडर के अकॉर्डिंग होना शुरू हो जाते हैं। तो ये था जी लेक्चर नंबर 38। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। लेसन 39, अब इसमें हम मोर्टेलिटी की बात करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। मोर्टेलिटी के अंदर हम बात करते हैं चाइल्डहुड बिगिनिंग की। जब हम 2 साल फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ चाइल्ड देखते हैं तो हमारे पास आता है कि जो मोर्टेलिटी है वो हार्डली रिसेंबल करती है अपने अडल्ट फॉर्म को। इन्फिनिट जो होता है, जो बाद में हम उसे बच्चा कहते हैं, तो वो अब खुद को पहचानने या सेल्फ कंट्रोल करने के लिए करता है और वो स्टेप वाइज उसकी तरफ बढ़ता है। गुड मॉडल फॉर मॉरल बिहेवियर, इसमें वार्मथ और रिस्पॉन्सिवनेस आ जाता है, कॉम्पिटेंस और पावर आ जाती हैं। पनिशमेंट, अर्ली चाइल्डहुड के अंदर अगर हम बात करें फिजिकल यानी कॉर्पोरल पनिशमेंट की, तो ये फ्रीक्वेंट पनिशमेंट है जो कि अनडिजायरेबल साइड इफ़ेक्ट्स बनाती है। अगर हम देखें ना पनिशमेंट से क्या क्या इंक्रीज हो जाता है, देखिए कंसिस्टेंसी हो जाती है, वार्म पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो जाता है, एक्सप्लेनेशंस आना शुरू हो जाती हैं। अल्टरनेट टू पनिशमेंट, अगर आप पनिशमेंट को छोड़ दें तो उसके सेकंड देखें तो क्या टाइम आउट हो जाएगा, विद ड्राइंग प्रिविलेज आ जाएंगे, पॉजिटिव डिसिप्लिन बच्चे में आ जाएगा। वही बात जी यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताई है दोबारा दिखाई गई थी। यहाँ पे हमारे पास आता है फिजिकल पनिशमेंट यानी एथेंसिटी। अमेरिकन कल्चर के अंदर देखिए ना तो हमारे पास अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर जो होता है इसमें फिजिकल पनिशमेंट जो होती है वो माइल्ड होती है। ये पेरेंट्स वर्म कॉन्टेक्स्ट और पेरेंट वर्मथ होती है, इसमें बच्चों की वो हेल्प करना चाह रहे ताकि वो रिस्पॉन्सिबल अडल्ट बन सके। इसके बाद बायोलॉजिकल थ्योरी आती है। बायोलॉजिकल थ्योरी बेसिकली प्रपोज करती है सिलेक्शन प्रेशर जो कि किसी भी इंडिविजुअल को किसी सोशल इंटरेक्शन के अंदर इवॉल्व कर सकता है और जो कि उसके सर्वाइवल के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। मॉरल बिहेवियर जो होता है वो इंटरेक्शन की वजह से हो रहा होता है। इसके बाद ही आपके पास आता है साइको एनालिटिक थ्योरी। फ्रॉड जो थे उन्होंने फॉर एग्जांपल उन्होंने अर्ज किया था बच्चों को कि बच्चों की डेवलपमेंट के लिए मॉरल कॉन्सिक्वेंसेस
बाय द एज ऑफ 5 प्रोवाइड कर देने चाहिए। अब ये जो कॉन्सेंसस हैं ये बेसिकली इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं सोसाइटल नॉर्म्स को लेकर। बच्चा जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। फिर जी आपके पास आता है बिहेवियर्स थ्योरी। बिहेवियरिज्म जो है वो रियली रिलाई करता है आपके बिलीफ पर कि आपका अच्छाई को लेकर क्या यकीन है और बुराई को लेकर क्या यकीन है और आपके मज़हब के अकॉर्डिंग वो कैसे चल रहा है। हर बिहेवियर या जितने भी बिहेवियर्स होते हैं ना वो बेसिकली रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट पर बेस कर रहे होते हैं। तो इसमें हमारे पास जी मॉरल डेवलपमेंट के अंदर पिगेट की थ्योरी आती है। पिगेट ने बताया कि जो यंग चिल्ड्रन होते हैं वो इंटरनलाइज करते हैं मॉरल रूल्स को जो कि उसके पेरेंट कन्वे करते हैं उन तक, और या उनके मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ उसे बता रही होती हैं। जैसे कि अगर स्कूल की बात करें तो टीचर उसे बता रहा होगा, जो चीज़ें उसे जो रूल्स उसके बताए जाएंगे वो उसके अकॉर्डिंग ही बच्चा वर्क करेगा। इस पे उसने बात की थी। इसके बाद जी हम देखते हैं सेक्स डिफरेंस इन मॉरल रीजनिंग। कॉलबर्ग इसने राइट और जस्टिस ओरिएंटेशन बारे में बात की। गिलिगन, अब गिलिगन जो है उसने दूसरे ओरिएंटेशन यानी एथिक ऑफ केयर के बारे में बात की। बोथ सेक्स जो हैं ये बोथ ओरिएंटेशन को यूज़ कर रहे होते हैं। जो फीमेल्स होती हैं वो ज़्यादा केयर करती हैं। ये था जी लेसन 39। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। जल्दी से 40 को भी कर लेते हैं। टाइप ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर। अब प्रो सोशल बिहेवियर जो होता है ये ब्रॉडेस्ट टर्म है। इसमें मुख्तलिफ एक्शन ज़रूरत होते हैं जो कि एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे होते हैं। इसके बाद ये अल्ट्रासिज्म, इसमें एक्शन जो होते हैं वो इंटेंट करते हैं सॉलिडली बेनिफिट करते हैं एक दूसरे को। इसमें कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड नहीं हो रहा होता, कोई इंटरनल रिवॉर्ड भी हेल्पर को नहीं मिल रहा होता। अगर हम प्रो सोशल बिहेवियर की बात करें जिसे हम डिफाइन करेंगे कि एन एक्शन इंटेंडेड टू बेनिफिट अनदर regardless of motive। अब इसमें एग्जांपल अगर देखें तो गिविंग अ लार्ज टिप टू अ वेटर। अब अगर हम वेटर को इम्प्रेस या यूँ कह लें कि आप एक बड़ी टिप देते हो वेटर को ताकि आप अपने बॉस को इम्प्रेस कर सको, तो ये एक तो आप उसकी हेल्प कर रहे हो, लेकिन इसमें बेनिफिट आप कुछ नहीं और सोच रहे, यानी मोटिवेट किसी को नहीं कर रहे, बस खुद को ये अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहे हो। फिर है बेनेवलेंस। अब बेनिवोलेंस, अब ये बेनिवोलेंस जो है ये बेनिफिट करता है इंटेंशनली फॉर एक्सटर्नल रिवॉर्ड। अगर आप $20 दे रहे हो चैरिटी को तो आप इसलिए कि लोग आपको अच्छा समझें। फिर इसके बाद जी आपके पास आता है अल्ट्रिज्म। प्योर अल्ट्रिज्म बेसिकली ये बेनिफिट करता है दूसरे को इंटेंशनली फॉर एक्सटर्नल इंटरनल रिवॉर्ड। अगर आप रेल रोड ट्रैक पे जंप करते हो ताकि आप किसी की मदद कर सको जो कि गिरा हुआ है, तो आपने अंदरूनी और बैरूनी रिवॉर्ड दोनों हासिल कर लिए। ये चीज़ यहाँ पे हमें बताई गई थी। इसके बाद ये एम्पैथी। एम्पैथी बेसिकली एक अफेक्टिव रिस्पॉन्स है जो कि हम अप्रीहेंशन और कंप्रीहेंशन यानी कि दूसरे इमोशनल स्टेट्स को लेकर हम सोचते हैं कि वो रिस्पॉन्स जो आप तक पहुँचेगा। इसमें हम सिमिलर करते हैं कि इंसान जैसे सोच रहा है वैसा ही वो हासिल भी कर रहा है, या वो जैसी चीज़ चाहता है उसे वैसी मिल रही होती है। सिंपैथी। अब सिंपैथी क्या है कि अफेक्टिव रिस्पॉन्स है जो कि आपके बारे में जो कि फ्रिक्वेंटली जो है ये स्टेम करता है आपके एम्पैथी को, बट ये डिराइव फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम पर्सपेक्टिव टॉकिंग एंड अदर कॉग्निटिव प्रोसेस। अब ये कहा ये गया कि इसमें हम डिस्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, खुद को मिस्कीन गरीब फील कर रहे होते हैं, तो ये आप दूसरे जब आपको दिलासा दे रहे होते हैं तो हमदर्दी, बेसिकली से हमदर्दी कहते हैं। प्रो सोशल बिहेवियर को हम कहेंगे, क्वेश्चन आता है कि वाई, तो आपके पास आता है इक्विस्टिक। फर्स्ट वो होते हैं इक्विस्टिक, दूसरे होते हैं अदर ओरिएंटेड। वो खुद को लॉन्ग रन के लिए किसी भी इंसान को बेनिफिट कर रहे होते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, केयर कर रहे होते हैं दूसरी वेलबींग की, दूसरों की वेलबींग की, प्रैक्टिकल कंसर्न और मोरालिटी। इनिशिएट बायस। अब ये जो होता है ये कंट्रोवर्सी होता है वेदर और नॉट ह्यूमन और बायोलॉजिकल प्रिडिक्टेबल।
अब यहाँ पे इनिशिएट बायस के एक डेफिनेशन में कहा गया, देखिए जी, आप जैसे दूसरे को देखते हो आप खुद भी वैसे करना स्टार्ट कर देते हो। बहुत आसान है ये। अब देखिए एग्जांपल दें तो अगर एक छोटा बच्चा है ना, वो अगर किसी दूसरे छोटे बच्चे का रोता हुआ सुनेगा तो वो भी रोना शुरू कर देगा। कल्चर फैक्टर, अब इसमें हम बात करते हैं कि जो फाइंडिंग हम लैब्स के अंदर करते हैं, चिल्ड्रन को ट्रेडिशनल रूरल और एग्रीकल्चर कम्युनिटीज एंड ट्रेडिशनल एथेंटिक्स आर मोर कोऑपरेटिव देन चिल्ड्रन। कहा यह गया कि कल्चर फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको एथनिक या यूँ समझ लें कि एक ऐसा ग्रुप को अचीव करने की मदद करते हैं जिसमें जियोग्राफी और एनवायरनमेंट दोनों शामिल हों। कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए तो हमारे सामने आता है एक्सटेंडेड फैमिली होता है, प्रो सोशल कल्चर के अंदर फीमेल रोल का काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूट कर होती है, फीमेल वर्क लेस स्पेशलाइज हो जाती है। अगर वे ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन टू एक्ट प्रोसेसली, तो आप सबसे पहले इंडक्शन उसे बताएं कि आप इमोशनली चार्ज करें, एक्सप्लेन करें मोरल बिहेवियर को, डिसिप्लिन पे आप उसे रिवॉर्ड करें और पनिश करें एंटी सोशल बिहेवियर को, मॉडलिंग करें। बस आपको कोई 3 से आते हो तो आप आराम से लिख सकते हो। अब रिवॉर्ड देखें, जब हम बात करते हैं रिवॉर्ड की तो इसमें हमारे पास आता है मिक्स स्पोर्ट्स। अब मिक्स स्पोर्ट्स में जब बैड आप कर रहे हो तो आपको रिवॉर्ड नहीं दिया जाता, तो नो प्रोसेस सोशल बिहेवियर आ जाता है। गुड होता है इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट के अंदर, यानी कि आप जब फ़ौरन से बच्चे को ना प्रेज़ कर रहे हो, उससे कह रहे हो वेरी गुड या थैंक्स या पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हो, तो बच्चा वो बहुत ज़्यादा खुशी से उस चीज़ को मज़ीद अडॉप्ट करता है। इसके बाद जी हम देखते हैं पेरेंटल इमोशन रिलेटेड सोशलाइजेशन लिंक टू चिल्ड्रन एम्पैथिक रिस्पॉन्डिंग, यानी कहा गया है कि जो पेरेंटल इमोशन रिलेटेड सोशलाइजेशन है वो बेसिकली चिल्ड्रन एम्पैथिक रिस्पॉन्डिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा लिंक है। प्रो सोशल डेवलपमेंट के अंदर कॉग्निटिव को रिलेट क्या है? देखिए कॉग्निटिव जो है ये कैसी एबिलिटी है जो कि पॉजिटिव की जाती है बच्चे कैपेसिटी को लेकर, कि वो कैसे किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करता है, उसकी इंटेलिजेंस कैसी है, वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है इन टर्म ऑफ क्वालिटी नॉन क्वांटिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास आती है पर्सनैलिटी। ये कांस्टेंट होता है आपकी रिस्पॉन्डिंग ओवर टाइम रिलेटेड टू पर्सनैलिटी एंड डिस्पोजिशन टाइम। आप सोशल कॉम्पिटेंस को देखें ना तो आपको पता चलेगा जो सिंपैथी और एम्पैथी है ये एसोसिएट करते हैं। एग्रेशन, डायलेक्सी, कॉम्पिटिटिवनेस एंड एक्टिंग आउट आर नॉट, ये सारे जो होते हैं ये उसमें यूज नहीं हो रहे होते। बच्चा जो होता है वो प्रो सोशली एक्ट कर रहा होता है। तो ये था जी आज का लेक्चर नंबर 40। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और समझ आया होगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।